नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच का कोई आह्वान नहीं किया है और गत 67 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस बॉर्डरों पर हैरत करने वाली तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस बीती रात टिकरी बॉर्डर पर लोहे के सुइयां जमीन में लगाई गई, जबकि झाड़ोदा बॉर्डर पर सीमेंट कंक्रीट की दीवारी बना दी गई। अन्य छोटे रास्ते भी अवरुद्ध कर दिए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर अब दिल्ली पुलिस और प्रशासन आमजन पर भी सख्ती बरतने लगी है। एक तरफ जहां बहादुरगढ़ के इलाके में तीनों व टिकरी बॉर्डर स्टेशन पर मेट्रो के प्रवेश निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं, वहीं सड़क मार्गों को भी लगातार अवरुद्ध किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 फरवरी को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों, आगामी विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। यह अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। आज की तारीख में दिल्ली से लेकर प्रदेश के हर गाँव, शहर, गली, चौक, चौराहे में सिर्फ इसी आंदोलन की चर्चा है। हरियाणा में फरवरी माह में प्रस्तावित पंचायती चुनाव 1 से 2 माह के लिए टल सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पिछले कुछ महीनों से चल रहा किसान आंदोलन। पंचायती राज चुनाव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं और इस समय हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भारी संख्या में किसान और खाप पंचायतों ने दिल्ली के अलग अलग सीमांत इलाकों में पड़ाव डाला हुआ है। इसके साथ ही पंचायती राज प्रणाली में अभी तक पंच, सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों की वार्ड बंदी भी नहीं की गई है। वार्ड बंदी में भी 1 माह का समय लग सकता है और इसके बाद मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में यही संभावना नजर आ रही है कि फरवरी माह में प्रस्तावित चुनाव अब अप्रैल या फिर मई माह तक संभव हो पाएंगे। सर्दी से अभी राहत नहीं, कश्मीर में सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, झरने भी जमे। शिमला से भी ठंडा रहा पटना। घाटी में सर्दी की वजह से 90% घरों के नलों में पानी जम गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार 7वें दिन भी पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पंजाब के मौसम पर भी पड़ रहा है। राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 फरवरी को बूंदाबांदी हो सकती है तथा साथ ही 5 फरवरी को कई जगह तेज बारिश के भी आसार हैं। इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, यानी पिछले साल की ही तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। बजट में सिर्फ एक बड़ी घोषणा हुई है, 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। यह ऐसे पेंशनर हैं जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक में मिलने वाले ब्याज से है। इनका टैक्स बैंक ही TDS के तौर पर काट लेगा। बजट से बाजार तो बेहद खुश है, लेकिन लोग नाराज नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के सर्वे में यह बात सामने आई है। मीडिया के सर्वे में 70% लोगों ने बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया, वहीं 58% लोग इसको खराब बजट कह रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के लोग भी शामिल हैं, जहां भाजपा की सरकार है। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार के इस बजट से उन्हें कुछ नहीं मिला। नए बजट में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, टैक्स को लेकर कुछ नया नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई का असर उनकी खाने की थाली पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बजट के दिल में किसान को बताया, तो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की योजना गरीबों का पैसा पूंजीपतियों को सौंपने की है। लेह से कारगिल जाने वाली सड़क को टूरिस्ट हाईवे का रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने यह प्लान तैयार किया है। लेह कारगिल के बीच लगभग 230 किलोमीटर हाईवे पर नियमित अंतराल पर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। यहाँ हर 25 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन पार्लर भी खोले जाएंगे, जिससे लेह से कारगिल का सफर आसान व आकर्षक होगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि कारगिल की रोड और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने पर घूमने के लिए स्विट्जरलैंड आदि दूसरे देशों में जाने वाले भारतीय कारगिल व द्रास आदि इलाकों में घूमना पसंद करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले से स्टेडियम में दर्शकों के लिए एंट्री की इजाजत होगी। BCCI और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन यानी TCA ने चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में 50% दर्शकों को एंट्री देने का फैसला किया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी GCA ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाले तीसरे मैच के लिए 50% दर्शकों के प्रवेश की इजाजत दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में अपडेट को देखते हुए इसे बढ़ाकर 100% भी किया जा सकता है।
म्यांमार में तख्तापलट, सेना ने एक साल के लिए सत्ता अपने हाथ में ली। कई शहरों में इंटरनेट बंद, सरकारी इमारतों पर सैनिकों का कब्जा। 10 साल पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है। देश में एक साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना ने सोमवार तड़के देश के स्टेट काउंसलर ऑंग सॉन सू की, प्रेसिडेंट यू विन मिंट समेत कई सीनियर नेताओं और अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी नेपाइता की अहम इमारतों में सैनिक तैनात हैं। सड़कों पर बख्तरबंद वाहन गश्त कर रहे हैं। कई शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है। सेना की टीवी चैनल ने बताया कि मिलिट्री ने देश को कंट्रोल में ले लिया है। यू मिंट के दस्तखत वाली एक घोषणा के अनुसार देश की सत्ता अब कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिन ऑंग हयंग के हाथ में रहेगी। देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की राजधानी नेपाइता और यांगोन समेत कई बड़े शहरों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुबह सोमवार 8 बजे ऑर्डिनरी लेवल से 50% तक गिर गई। इसका पैटर्न टेलीकॉम ब्लैकआउट की ओर इशारा कर रहा है। सरकारी टीवी चैनल MRTV का कहना है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से चैनल ऑफ एयर है। आने वाले दिनों में नकदी की किल्लत की आशंका से बैंकों और ATM के बाहर लाइन लगी हुई है। म्यांमार बैंक एसोसिएशन के मुताबिक बैंकों में सर्विस रोक दी गई है। म्यांमार सेना ने कहा है कि देश में एक साल की इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव होंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन में सुधार किया जाएगा। भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार हालात की बारीकी से निगरानी कर रही थी। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। भारत और म्यांमार की 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा मिलती है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद संभाले अभी दूसरा हफ्ता ही चल रहा है। इतने कम वक्त में उन्होंने ट्रंप के फैसले पलटकर पेरिस समझौते में वापसी, H1B समेत 45 बड़े आदेशों पर दस्तखत कर दिए। साथ ही तेजी से काम करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तेजी से फैसले करने की बड़ी वजह बाइडेन का होमवर्क है। इसलिए उन्होंने पद संभालने से पहले कई हफ्ते तक पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से जुड़ी किताबें, जीवनी और पहले 100 दिन के काम की प्राथमिकता का गहन अध्ययन किया। रूजवेल्ट के नक्शे कदम पर चलने की सबसे बड़ी वजह तब और आज के हालात लगभग एक जैसे होना है। रूजवेल्ट ने 1933 में जब देश की कमान संभाली तब अमेरिका में भीषण मंदी थी। पाकिस्तान फिर बेनकाब, अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फंडिंग करता था। यही नहीं, उन्हें लादेन का पूरा समर्थन भी मिला हुआ था। यह खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि और नवाज कैबिनेट का हिस्सा रही आबिदा हुसैन ने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आबिदा के हवाले से कहा कि हाँ, एक समय लादेन से नवाज शरीफ की मदद की थी। हालांकि यह एक उलझी हुई कहानी है। लादेन नवाज को आर्थिक मदद मुहैया कराता था। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन पर आतंकियों से आर्थिक मदद लेने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसका इस्तेमाल वे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए करते थे। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के ही एबटाबाद में आधी रात को स्पेशल ऑपरेशन में लादेन को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान उस वक्त तक लादेन के अपने देश में होने से इनकार करता रहा था। सोमवार को संसद में मोदी के कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया गया। बजट के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 2314.84 अंकों यानी 5% की बढ़त के साथ 48,600.61 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 693 अंकों यानी 5.09% की बढ़त के साथ 14,328.0 पर बंद हुआ। बजट के दिन बाजार में इतनी बड़ी तेजी आखिरी बार 1997 में देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स 6% ऊपर बंद हुआ था। बाजार में तेजी की सबसे पहली वजह किसी तरह का टैक्स लागू नहीं करना है। बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाने की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों का हर साल फिटनेस टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने पर गाड़ी को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस भी 2 से 3 गुना तक ज्यादा होगी। स्क्रैप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ऑटो सेक्टर को राहत देना है। आपको अपना पुराना वाहन स्क्रैप सेंटर को बेचना होगा, जहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। बजट आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी। कुल 18 प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं और महज 8 सामान सस्ते। सोना, चांदी, स्टील के बर्तन, पशु आहार सस्ते होंगे, जबकि मोबाइल, फ्रिज, AC, गाड़ियां, LED लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी महंगी होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो पार्ट्स पर 7.5% बढ़ा दी है। इससे गाड़ियां महंगी होंगी। मोबाइल फोन के पार्ट्स, चार्जर और बैटरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% से 5% तक बढ़ा दी गई है। इससे ये चीजें भी महंगी
होंगी। सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% कम की गई है, इससे ज्वेलरी सस्ती होगी। स्टील प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 4.5% तक कम की गई है। वहीं तांबे पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई गई है।